नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के एक बहुत ही प्यारे चैप्टर माय चाइल्डहुड को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक राष्ट्रपति के बचपन की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन मूल्यों और सीखों की कहानी है जिन्होंने एक आम बच्चे को मिसाइल मैन और भारत का राष्ट्रपति बना दिया। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या आप किसी ऐसे वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हैं जो एक महान स्टेट्समैन यानी एक देश का बड़ा नेता भी रहा हो? देखिए, ये एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है ना। मतलब विज्ञान की दुनिया और देश चलाने की जिम्मेदारी, ये दोनों एक ही इंसान में मिलना बहुत मुश्किल होता है। और इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब है हमारे अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने भारत के स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स को लीड किया और फिर 2002 में वो हमारे 11वें राष्ट्रपति बने। लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने का उनका सफर एक बहुत ही सादे और साधारण बचपन से शुरू हुआ था। तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उनके बचपन से। हम देखेंगे कि कैसे रामेश्वरम की गलियों में उनका बचपन बीता और कैसे उनके माता पिता ने उन्हें वो मूल्य दिए जो जिंदगी भर उनके साथ रहे। डॉक्टर कलाम अपने पिता जैनुलाब्दीन के बारे में बताते हैं। यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं। इनेट विजडम, मतलब ऐसी समझदारी जो पैदाइशी हो, जिसे किताबों से नहीं जिंदगी से सीखा जाता है। और जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, मतलब एक बड़ा दिली उदारता। तो भले ही उनके पिता ज्यादा पढ़े लिखे या अमीर नहीं थे, पर वो अंदर से बहुत समझदार और दयालु थे। और ये थी उनकी माँ, आशी अम्मा। कलाम साहब एक बहुत प्यारी बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि हमारे घर में परिवार के सब लोगों को मिलाकर जितने लोग खाना खाते थे, उससे कहीं ज्यादा बाहर के लोग हमारे साथ खाते थे। आप सोच सकते हैं, यही वो माहौल था जहां से कलाम साहब ने हर इंसान से प्यार करना और सेवा करना सीखा। स्क्रीन पर एक शब्द है ऑस्टेयर। इसका मतलब होता है बहुत ही सादा जीवन जीना। कलाम साहब कहते हैं कि उनके पिता ऑस्टेयर थे, मतलब वो फिजूल के ऐशो आराम और चीजों से बिल्कुल दूर रहते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कोई कमी थी। रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, हर जरूरी चीज उन्हें मिली। इसीलिए कलाम साहब कहते हैं कि उनका बचपन मटीरियली यानी चीजों के हिसाब से और इमोशनली यानी भावनाओं के हिसाब से दोनों तरह से बहुत सुरक्षित, बहुत सिक्योर था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और उनकी जिंदगी के एक बहुत ही दिलचस्प किस्से को जानते हैं। ये कहानी है उनकी पहली कमाई की। कैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक छोटे से बच्चे ने अपने पहले पैसे कमाए और उस कमाई ने उन्हें क्या सिखाया। ये बात है 1939 की, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अब युद्ध की वजह से हर चीज पे असर पड़ रहा था और अचानक मार्केट में इमली के बीजों की, मतलब टैमरिन सीड्स की डिमांड एकदम से बढ़ गई। ये एक ऐसा मौका था जो युद्ध की वजह से ही पैदा हुआ था। तो छोटे कलाम दिन भर इमली के बीज इकट्ठे करते और बेचते थे, जिससे उन्हें दिन का एक आना मिलता था। यहाँ मजाकिया तौर पर इसे प्रिंसली सम यानी शहजादों वाली रकम कहा गया है। एक आना आज तो कुछ भी नहीं है, पर उस छोटे बच्चे के लिए ये अपनी मेहनत की कमाई किसी खजाने से कम नहीं थी। और देखिए, ये एहसास कितना गहरा था। कलाम साहब लिखते हैं कि 50 साल बाद भी मुझे अपनी पहली कमाई का वो गर्व, वो सर्ज ऑफ प्राइड आज भी महसूस होता है। ये हमें सिखाता है कि अपनी मेहनत से कमाया गया पहला रुपया भी आपको जो आत्मविश्वास और सम्मान देता है, वो अनमोल होता है। अब कहानी का अगला हिस्सा हमें उस दौर के रामेश्वरम में ले जाता है और वहाँ के सामाजिक माहौल को दिखाता है। ये हिस्सा बताता है कि कैसे अलग अलग धर्मों के लोग वहाँ मिलजुल कर रहते थे और ये बात कलाम की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा थी। ये थे उनके 3 सबसे पक्के दोस्त, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये तीनों ही कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे और कलाम एक मुस्लिम परिवार से। लेकिन धर्म की ये दीवारें उनकी दोस्ती के बीच कभी आ ही नहीं पाईं। और उस भाईचारे का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। कलाम साहब बताते हैं कि उनका मुस्लिम परिवार हिंदुओं के त्योहार श्री सीताराम कल्याणम के लिए भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने के लिए खास नावों का इंतजाम करता था। सोचिए, कितना खूबसूरत माहौल रहा होगा वो। लेकिन ये खूबसूरत माहौल हमेशा एक जैसा नहीं रहा। एक दिन इस भाईचारे को एक छोटी सोच वाले इंसान ने चुनौती दी। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था। ये घटना तब की है जब कलाम साहब 5वीं क्लास में पढ़ते थे। उनकी क्लास में एक नए टीचर आए और इन नए टीचर के आने से क्लास का माहौल बदलने वाला था। ये स्लाइड उस दिन के फर्क को साफ साफ दिखाती है। पुराने रामेश्वरम का सच ये था कि एक हिंदू पुजारी का बेटा और एक मुस्लिम लड़का एक साथ पहली बेंच पर बैठते थे।
लेकिन जो नए टीचर आए वो इस बात को स्टमक नहीं कर पाए, मतलब उन्हें ये बात हजम नहीं हुई, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने कलाम को उठकर पीछे की बेंच पर बैठने के लिए कह दिया। जरा सोचिए, उन दोनों बच्चों कलाम और रामानंद दोनों के दिल पर क्या गुजरी होगी। कलाम साहब लिखते हैं कि जब मैं अपनी सीट बदलकर आखिरी बेंच पर जा रहा था तो मेरे दोस्त रामानंद को रोते हुए देखने की वो तस्वीर, उस तस्वीर ने मेरे ऊपर एक लास्टिंग इम्प्रेशन, यानी एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिटी ही नहीं। पर हर इंसान उस नए टीचर जैसा नहीं था। अब एक और किस्सा देखते हैं, और इस बार कहानी एक ऐसे टीचर की है जो सामाजिक बंधनों को तोड़ने वाले एक असली हीरो, एक रेबल थे। ये कहानी है उनके साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर की। पहला स्टेप, प्रॉब्लम। टीचर ने कलाम को खाने पर बुलाया, लेकिन उनकी पत्नी, जो पुराने ख्यालों की थी, उन्होंने एक मुस्लिम लड़के को अपनी पवित्र रसोई में खाना खिलाने से मना कर दिया। दूसरा स्टेप, एग्जाम्पल। टीचर साहब ने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने खुद अपने हाथों से कलाम को खाना परोसा और उनके बगल में बैठकर खुद भी खाया। और तीसरा, चेंज। इसका असर देखिए, अगले हफ्ते उन्हीं टीचर की पत्नी ने कलाम को खुद रसोई के अंदर बुलाया और अपने हाथों से खाना खिलाया। ये किस्सा सिखाता है कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि सही काम करके एक मिसाल बनकर दिया जाता है। अब हम इस कहानी के आखिरी और बहुत ही भावुक हिस्से पर आ गए हैं। ये उस पल के बारे में है जब कलाम को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए अपना घर, अपना रामेश्वरम छोड़ना पड़ा। जब कलाम ने अपने पिता से बाहर जाकर पढ़ने की इजाज़त मांगी तो उनके पिता ने ये खूबसूरत बात कही। उन्होंने एक सीगल यानी समुद्री पक्षी का उदाहरण दिया। उन्होंने पूछा, क्या सीगल सूरज को पार करने के लिए अकेले और बिना घोंसले के नहीं उड़ता? मतलब बच्चों को भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपना रास्ता खुद बनाने के लिए घर छोड़कर निकलना ही पड़ता है। कितनी गहरी समझ थी उनमें। कलाम की माँ उन्हें भेजने में हिचकिचा रही थी। तब उनके पिता ने उन्हें महान लेखक खलील जिब्रान की ये पंक्तियां कहकर समझाया, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वो तुम्हारे जरिए इस दुनिया में आते हैं, पर वो तुमसे पैदा नहीं होते। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, पर अपने विचार नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास उनके अपने विचार हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमें बच्चों को उनके अपने सपनों को जीने की आज़ादी देनी चाहिए। तो इस पूरी कहानी के बाद मैं आपसे बस यही सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका वो कौन सा सपना है जो आपको उड़ने के लिए बुला रहा है? कलाम साहब की तरह क्या आप भी अपने सपनों की उस ऊंची उड़ान के लिए तैयार हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। धन्यवाद।